To be honest, मेरी को बहुत thoughts well collected नहीं है इसमें. But anyways, from whatever I understand, I did want to share. I think I find some of you struggling with some of these things or not realizing that you don't realize. So let's start with the first things first. Um, मैंने आप में से जितने लोगों से ये पूछा ना कि आप क्यों अपना काम करना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर काम ही क्यों करते हैं, तो मनी इज़ अ बिग ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली इट इज़ द केस फॉर एवरीबडी. तबिंदा है कॉल पे? शाहनवाज लिंक मांग रहा है. अहमद, आप प्लीज लिंक भेज देते हो शाहनवाज को. So making money is a big problem, right? And it takes you a long time to understand कि exactly ये पैसे पूसे दुनिया में बनते कैसे हैं. So we did an interesting exercise. We started to look at all different professions. And से कह रही फलाने वाला बंदा इसने कैसे इतने पैसे बना लिए हैं, और फलाने वाला जो है वो क्यों इतना अमीर है. तो मेहनत तो हम करते हैं तो पैसे तो वो बना जाता है. तो स्पेशली जब आप उसको extrapolate करते हो ना internationally to all your external friends, or if you're reading books and you're thinking वॉरेन बफेट ने क्या ऐसा काम किया था जो उसने इतने पैसे बना लिए हैं, and like if you were going to pass on this advice to your next generation कि यार तुम पैसे इस तरह से ज़्यादा बना सकते हो या comfortable हो सकते हो, तो here's a few things which I've kind of learned from this. And I don't want this to be a lecture type thing, so I'll kind of pause every now and then and just get your thoughts on it. In fact, let's do that now. Let's just do a quick census and you give me your thoughts on क्या चीज़ें होती हैं जिससे लोग पैसे बनाते हैं. क्या आप ये सवाल पूछे ना, इस बंदे ने पैसे कैसे बनाए, सेठ आबिद ने कैसे बनाए, फलाने ने कैसे बनाए. What do you think the answer is? Nobody? Go for it. Answer. Assalamu alaikum. I think I hope everyone's okay. वालेकुम सलाम. जी, मैं ये कह रहा था कि ऑफ कोर्स इसके अंदर मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जिसने ज़्यादा पैसा बनाया है ना, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि किसी ने नौकरी या बहुत कम लोग ऐसे हैं जिसने नौकरी करके बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है, बहुत माइनॉरिटी में लोग हैं. ज़्यादातर चीज़ें जाती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे. दे हैड मनी या दे अर्न्ड मनी, दे इन्वेस्टेड इनटू समथिंग and then they multiplied that money over time. So that's what I've seen over time. Okay, and by job you mean somebody who sells his time? Yeah, matlab like somebody who is engaged in a full-time job. Very less people like वो जिस तरह था कि एंग्रो का या जो बड़ी जो टॉप नॉच कंपनीज है उसमें बहुत टॉप नॉच पोजीशंस में they do make a lot of money, but apart from that I haven't seen many people जो कि full time fully committed होते हैं एक certain job में, and they make. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए कि वो इतने पैसे बना लेते हैं आज के दौर में कि उसे वो अपना घर और इस तरह की चीजें बना सकें. So very few people. So interesting point there, but I just want to bring your attention to the fact that the biggest CEO is still selling 8 hours of his day, 8, 10, whatever hours of his day against a fixed salary, more or less a fixed salary, right? वो जितना बड़ा होता है कंपनी का सीईओ, for some reason उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है. We can explore that a little bit. But I think somebody else wanted to say something. Kamal, I think was that you? No. I think so कि जो टाइम मैनेजमेंट है या राइट टाइम ऑफ टेकिंग अ राइट डिसीजन, इसका इसी का ज़्यादा रोल है. टाइम मैनेजमेंट अगेन कि आपने किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लिया और वो सही टाइम था कि नहीं, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें बीत हुई. Okay. All right. So if you ask me, I think there are three principal ways in which people make money. One is to sell their time.
आप अपनी ज़िंदगी के 8 घंटे बेच देते हैं किसी एम्प्लॉयर को जिसको आप नौकरी कहते हैं, और उसमें से आप उसके एवज आपको कुछ मिल जाता है. सो इट्स लाइफ फॉर अ लाइफ, ए नीड फॉर अ नीड, आवर फॉर सम मनी. The other way that Answer pointed to was that जब आपने वो घंटे बेचे थे तो आपको कुछ पैसे मिले थे. उन पैसों में से कुछ ऐसे पैसे थे जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा थे, सेविंग. और फिर वो सेविंग आपने किसी जगह अक्लमंदी से लगा दी. आपने घर ले लिया, आपने स्टॉक खरीद लिया, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, वटेवर. तो ये इन्वेस्टमेंट थी, इसमें से आप पैसे बना सकते थे. या आप हमारे जैसे बेवकूफ़ थे और आपने वो अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया और पैसे भी इन्वेस्ट कर दिया, आपने अपनी कंपनी खोल ली. और एक थोड़ा सा साइड नोट यहाँ पे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बेसिकली पैसे बनाते हैं बाय द पीपल दैट दे नो. लाइक उनमें कोई अपनी इनहेरेंट कमाल नहीं होता. दे जस्ट नो अ लॉट ऑफ वेरी रिच पीपल, दे हैंग अराउंड देम, and that eventually that means that they start making money from this. uh, I don't know if you can relate to this one, but maybe the question to ask yourself on this network branch is, who's the richest guy you know? And if you're hanging around a lot of people who don't have a lot of money, then you're solving problems of people who don't have a lot of money, and you're picking up habits of people who don't have a lot of money. But the very rich people, they behave differently, they hang around different things, and they have a different set of problems. तो क्योंकि हम लोगों की अमूमन वो नेटवर्क होता ही नहीं है, हर बंदे का अपना एक नेटवर्क होता, तो आपको कभी ये समझ भी नहीं आती कि आप आ, वो उनके एग्जैक्टली मसाइल क्या हैं. सो केस इन पॉइंट, अगर आप लोग अकाउंटिंग करते हो या एचआर सर्विसेज देते हो या आईटी करते हो, ना इफ यू सेलिंग इट टू सम, लेट्स से रिटेल शॉप इन पाकिस्तान, ठीक है, तो दैट गाय डजंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, एंड ही हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. वो किसी और बैकग्राउंड से आया है, वो धोती पहन के बैठता है, वो अनएजुकेटेड था, वो यू नो बहुत लो मार्जिन पे काम करता है, तो वो हर चीज़ में पेनी पिंचिंग करता है, वो प्रोफेशनल नहीं, याडा याडा, राइट. सो वो तो आप बड़े बंदे के साथ बैठे रहते हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वो बिहेवियर पिकअप कर लेते हैं. और अल्टीमेटली आपने मोनेटाइज भी उसी में से करना है ना, जो थोड़े से पैसे उसके पास हैं उसी में से एक हिस्सा आपने लेना है. तो वी नेवर रिफ्लेक्ट ऑन, रियली डू वी, आर वी हैंगिंग अराउंड द रॉन्ग पीपल. तो अब यही चीज़ अगर आप कर रहे हैं एचआर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, यही उठा के जब आप गोरे के पास चले जाते हैं, अब उसके पास डॉलर डिनोमिनेटेड है, इसलिए इन एब्सोल्यूट टर्म्स उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट हैं. सो टेक अ सेंसस, थिंक अबाउट who's the richest guy you know in your network, and are you hanging around him much? Are you close to him? It could be, your Puppa's Batija, who is the CIO of a big company in the US, or it could be, some distant friend or some class fellow जो आगे जाके बड़ा successful हो गया, or something like that. But do a census. I did this on my LinkedIn recently, and I realized I basically don't know a lot of very rich people, and that's why I don't pick up those habits. So um, you look at somebody like Asjad, he hangs around investment bankers. वो हर इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो सेवरल 100 बिलियन मिलियन को मैनेज कर रहा होता है. वो उसके अंदाज और मिजाजी फर्क होते हैं. अच्छा, बट बैक टू द मेन थ्री. अच्छा, सो अब अगर आपने नौकरी करनी है तो कुछ नौकरी वालों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कुछ को कम मिलते हैं. नाउ यू ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि नौकरी के अंदर क्या 3-4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं. जो जो मेन थिंग इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी काम आप कर रहे हो उससे वैल्यू कितनी जनरेट होती है. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वैल्यू मींस, I think the loosest translation I can give you is the amount of profit that you have generated for a company. This is a very loose definition, but it's the amount of profit that you have generated for somebody. Give me just one. Keep. Sorry, मेरा बुआ आ गया था. So it's about the value that you generate. So अगर आप जिस जगह नौकरी करते हैं और आपकी नौकरी की वजह से वो
50 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो अब आपको उसका, अब आपकी सैलरी ज़्यादा ही होगी, बनाते हैं या बचाते हैं। तो ये देखने वाली बात ये होती है कि क्या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है किसी को। Some of us do things that are very simple and trivial, and some of us do things that add a huge difference to somebody's life. Uh, इसमें वो इलॉन मस्क का बड़ा मशहूर कोट है कि there's really just two ways to add value. Either you solve a big problem for a few people, or you solve a little problem for a lot of people. So अगर आप बहुत ही अच्छा सा चरगा बना के 1 लाख लोगों को बेच रहे हैं, तो that's a small problem for a lot of people. लेकिन अगर आप वो न्यूरल नेट बना रहे हैं या कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ बना रहे हैं जो थोड़े से लोगों का मसला है लेकिन बहुत बड़ा मसला है, तो दैट विल हैव द सेम इम्पैक्ट. सो कैन आई डू अ सेंसस के रियली एचआर जो है या अकाउंटिंग जो है या आईटी जो है या आप जिसके लिए कर रहे हैं उसको एग्जैक्टली अगर आपने इफ आई आस्क्ड यू टू क्वांटिफाई इट, how many dollars did you make or save the company or that person last year? Do you have any guesses of it? Let me pause here and ask you कि आपके ख्याल से पिछले साल में आपने कितनी वैल्यू ऐड की है किसी के लिए? Yeah, Ansab, do you have your hand up or? Yeah, I think I have an idea. जो मेरी प्रीवियस पोजीशन थी जहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी का हेड था और मैंने डिपार्टमेंट बिल्ड किया था, तो उसमें तकरीबन मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो अपने नेटवर्क से बुला के, बिल्कुल ज़ीरो स्टूडेंट थे तो उनके 10-15 स्टूडेंट्स मैंने किया था। तो ईयरली मैंने जब कैलकुलेट किया था तो तकरीबन उनको मेरा ख़्याल है 5 करोड़ रुपए का सिर्फ़ मेरे डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया था 1 साल का। रफ़ली। Revenue. तो Revenue, not रेवेन्यू profits. Yeah, yeah. रेवेन्यू बिल्कुल रेवेन्यू। Value is generally bottom line profits, but चलो roughly speaking, you have some idea हाँ, क्योंकि आई कि वुडन्ट आपके हैव काम से. एक्सेस टू द प्रॉफिट ना, आई वुड हैव ओनली एक्सेस टू कि भाई मैंने कितना, मेरे डिपार्टमेंट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। आई थिंक कि वो फिर दैट्स सॉर्ट ऑफ some information they keep it confidential as well. I would still urge you to quantify this, and you can just go do like a chat GPT or something and ask it कि typical school का department जो है वो कितने percent profitability पे operate करता है. So you get a rough idea, right, कि वो 20% है, Yeah, 30% of revenue है, तो yeah, आपको कुछ अंदाजा हो जाता है. yeah. So let me ask you a follow up question there कि चलो कितना 10 करोड़ you said you generated, 5 5 करोड़ you generated, 5 में से आपको कितना मिला था? 5 करोड़ पर ईयर था ये? आई सॉरी, फिर से बताएं। ये 5 करोड़ पर ईयर था कि पर मंथ था? नहीं, ये 5 करोड़ पर ईयर जो जनरेट किया था। ठीक है, तो 1 साल में आपको कितनी तनख्वाह मिली थी? और प्लस ओह! बेनिफिट्स एंड ऑल? Oh, I would just like to say that that's the only reason I left that. I think the realization when it hit me कि you know कि obviously काम भी कर रहे हैं आप, वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं, and the employer is not being you know they're not being more giving you more value, बेशक वो फाइनेंशियली है या वो नॉन फाइनेंशियली है, लाइक रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड्स वगैरह. So राइट. I think that's something कि वो inequity जब experience की, तो that's when I decided कि But okay, this is it. give me a rough number. Is it like 1%, 5%, 50% of the I value think that you not even generated? 1%, not even 1%, like way below 1%. वैसे इतना होगा नहीं, but as typically it's like 5-10%. If you're an employee, you're making maybe यहाँ 5 5%. करोड़ का 5% कह रहे हैं ना, हाँ, because 5 करोड़ रेवेन्यू है ना आपका, प्रॉफिट तो नहीं है ना रेवेन्यू. उनका. हाँ, नहीं हाँ. प्रॉफिट का वो कहना, प्रॉफिट का आई एम नॉट श्योर, चलें कंसिडरिंग कि 30% हाँ, प्रॉफिट है. we'll just make some shit up, right? So all Yeah, right, so we'll say कि जी 5 में से जो थे 1 करोड़ उनका प्रॉफिट था, और हाँ, उस 1 करोड़ में से उन्होंने आपको, अगर आपकी
3 लाख रुपए तनख्वाह थी तो 36 लाख रुपए दे दिया था. हाँ So that means you actually got 36% हाँ of the value that you created. yeah ठीक है, which is pretty decent. It's like a decent number. It's not that bad. But what this example is trying to what I'm trying to explain is okay, that's a general idea. There are only uh, two factors. One is कि आपने value कितनी generate की, and the other is कि उस value का कितने % आप छीन के ला सके. ठीक है. If you were the only uniquest teacher in the world, they would have to pay you a much larger percentage of the value that you created. ठीक है. बट लेकिन बुनियादी तौर पे the healthiest way to get your salary raised is to generate more value, right? Or yeah do something very unique जिससे कि वो किसी और को आपसे रिप्लेस नहीं कर सकता. So there's really ये दो फंडामेंटल तरीके हैं. You generate more value or you get a bigger piece of the value that you generated. yeah ठीक है. यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, इसी से लिंक है. आपने जिस तरह बताया कि यू नीड टू ऐड मोर वैल्यू, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं एकेडेमिया से इसको लिंक करूं तो जनरली आपकी इफ यू आर एडिंग मोर वैल्यू टू एन इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट टोटली बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंस दैट यू हैव. Nowadays it's more to do with how popular you are, and popular और competence का कोई direct ताल्लुक नहीं है. मिसाल के तौर पे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कासिम अली शादी, ही हैज गॉट लॉट ऑफ फॉलोअर्स. तो अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में आता है तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करता है, लेकिन वैल्यू और कॉम्पिटेंस का शायद डायरेक्ट लिंक नहीं है. नहीं है. That's why I never really brought that up. Um, So the best framework I can give you, and there is a video on breadcrumbs specifically on understanding value. So आप अगर इसकी डिटेल में किसी ने जाना तो आप ज़रूर देखना. I'll give you a very quick primer of this. कि अगर आपने companies में कोई, can you see my screen? It is should have shifted by now. Shareholder value chart आना चाहिए. Yes. Yeah. So if you are a company that is you're trying to understand कि कंपनी को फायदा कैसे होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स या वैल्यू में क्रिएशन कैसे होती है, तो ये 3-4 बुनियादी तरीके हैं. somehow you add to the growth of its revenue, add to the operating margin, यानी जो bottom line profits हैं, रेवेन्यू में से खर्चे निकाल के जो बचा है उसको किसी तरह बेहतर कर दें, या उनके पास जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा बेहतर इस्तेमाल कर लें. एक चौथी ब्रांच है, वोंट गो इनटू. बट जैसे अगर आपने रेवेन्यू ग्रोथ करनी है तो आप ये कहते हैं कि जी कासिम अली शाह एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू. बट हाउ डज कासिम अली शाह एड अ लॉट ऑफ वैल्यू? ही बेसिकली गिव्स देम मोर वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू ऑफ देयर कस्टमर्स. सो उनको स्टूडेंट चाहिए थे, वो स्टूडेंट खींच के ला रहा है कासिम अली शाह. सो हैंस वो रेवेन्यू ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है. एंड ही कैन प्रोबेबली इज वेरी यूनिक, सो ही कैन क्लेम ए वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ. वो कहता है मेरी वजह से आपको 100 स्टूडेंट मिले हैं तो 100 में से 25 जो है ना उसकी इनकम फिर मैं आपसे ले लूँगा. So adding value is that's one way to do it. The other could be कि वो ये कहे कि जी मेरे आने से आप जो 2,000 रुपए की फीस थी आपकी वो अब 10,000 हो गई है, because I'm just so, I mean my reputation is adding that value. या वो कहता है कि मेरे आने से आपकी कोई कॉस्ट रिड्यूस हो गई हैं. आपका स्कूल आधा दिन फारिग बैठा रहता था, मेरे आने से शाम की शिफ्ट भी चल पड़ी है. या आपकी जो मेरे आने से कोई डिस्काउंट्स मिल गए हैं आपको, आई डोंट नो, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से डिस्काउंट्स मिल गए हैं, या वो लैंडलॉर्ड ने सस्ती जगह दे दिया आपको, या समथिंग लाइक दैट. तो ये ब्रॉडली कुछ चीज़ें, लाइक आई सेड दिस इज अ टॉपिक इन इटसेल्फ, तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन देयर इज़ अ वीडियो ऑन दिस स्पेसिफिकली that just talks about how value gets generated. And if you're talking, so we looked at two ways. एक ये है कि आप ज़्यादा वैल्यू जनरेट करें, और एक ये था कि उसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा तोड़ लें. ठीक है. तो अब अगर आपने जॉब ही करनी है और आपने एक बिगर पीस ऑफ द वैल्यू लेनी है, तो जो स्टूपिडेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू जस्ट वर्क मोर. सो मोहल्ले का चौकीदार भी जो है ना, ही डज दिस, ही जस्ट एड्स मोर आवर्स टू इट. सो 8 घंटे के बाद वो कहता है मैं अब नाइट शिफ्ट भी कर लेता हूँ, मैं 16 घंटे काम कर लेता हूँ. आई मीन वर्किंग हार्ड इज़ ग्रेट, इट्स अ गुड वैल्यू टू हैव, इट्स गुड, कदर है, अच्छी कदर है, लेकिन it's not a scalable way.
You cannot do that for very long. The next thing you can do is to choose a slightly riskier engagement model, and this we will dive into pretty much for the rest of this conversation. So इसको थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं, but suffice to say at this point कि अगर आप एक ही काम आप कर रहे हैं, आप सडनली रिस्क ज़्यादा लेना शुरू हो जाएं, तो उसी काम के ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं. शॉर्ट एग्जांपल, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं और आपको एम्प्लॉयमेंट में 2 लाख रुपए आपकी सैलरी है, अगर आप वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, तो एग्जैक्टली उसी काम के आपको मे बी 1.5 या 2 गुना पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं. व्हाट हैज चेंज्ड? यू जस्ट टेकन मोर रिस्क. ठीक है, सो द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स रिस्क विद मोर रिवॉर्ड. तो took me a while to figure that one out. The other is certainty, like you were talking about कि जी ठीक है, उन्होंने आपको 36% of the value that you generated वो pass on कर दी. लेकिन अगर आप ये जाके कहते हैं ना कि देखो मुझे रख लो, मैं शायद तुम्हारे रेवेन्यूज बढ़ा दूं, शायद, तो then they would be inclined to give you a smaller portion of the value that you generated. ठीक है, but if it's just certain, very certain, आपने पहले भी 3 जगह डिपार्टमेंट बनाए हुए थे और वहां भी बहुत जबरदस्त आपका ट्रैक रिकॉर्ड था, तो now you can claim a much bigger portion of that 36%. So certainty has a lot to do with how much of that pie you will get. ठीक है, so आप में से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत they come off as not being sure of themselves, you know, they're timid, या वो मुझे तो ये भी खुद नहीं कंफर्म, अभी तो मैं सीख रहा हूँ, चलें जी करके देख लेते हैं, इसका तो मुझे नहीं पता. ये चीज़ें जो आपके दूसरे एंड पे नेगोशिएशन में बैठा है उसको अनसर्टनटी इंडिकेट करती हैं. तो फिर वो कंजर्वेटिव हो जाता है, कहता है यार ये तो अभी खुद श्योर नहीं है, तो ये तो कोई रिस्क है, तो फिर वो एक बड़ा हिस्सा वैल्यू का अपनी साइड पे रख लेता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी, or at least appear to be certain of what you are trying to do. Another thing which is typically done is to build a team of what you do. So अगर आप एक टीचर हैं या अकाउंटेंट हैं, तो वो आप एक यूनिट ऑफ वैल्यू से क्लेम कर सकते हैं. लेकिन अगर अब आप कहें कि नहीं, मैं एक फर्द को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं तो पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तो इस जैसे 100 कर सकता हूँ, 1000 कर सकता हूँ, तो then you can obviously then make a much bigger you can get a much bigger piece of that pie. Now this can take two shapes. You can say कि मेरी टीम में मेरे जैसे ही लोग हैं, या आप ये कह सकते हैं मेरी टीम में मुझे कॉम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं. यानी मैं एचआर का बंदा हूँ, तो मुझे मेरी टीम में आईटी के बंदे भी हैं, मेरी टीम में फाइनेंस के बंदे भी हैं. और यू कैन से कि हाँ, मैं एचआर का बंदा हूँ और मेरी टीम में एचआर ही के और बहुत सारे बंदे हैं. तो अब कितना काम है आपके पास, बताएं आप, जितना आपके बड़ा मसला है मैं हल कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन, आई एम अ टीम. ये जो डॉलर साइंस हैं, दिस कैन गिव यू अ क्वांटम ऑफ द मनी यू कैन मेक. So if you're making $1 out of a job, you can probably make like $5, $10, $15 by building a team. So that's the easiest way to scale this. इसके ऊपर एक article भी है बड़ा अच्छा on the impediments of value and all that stuff. But like I said, it's another topic. Teaching भी है. I'll just briefly touch on these other branches as well. कि अच्छा ठीक है, मैंने काम कुम करके कुछ पैसे बचा लिए हैं. अब जो मेरे पास फालतू पैसे बचे थे, उनका मैं क्या करूं? तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो देयर इज अ होल रेंज ऑफ दीज हेयर. आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं हैं, तो मेरे लिए तो ये रेलिवेंट ही नहीं है ब्रांच. बट दैट्स वेरी रेयरली द केस. आई थिंक एवरीबडी, आई हर्ड दिस स्टैट समवेयर कि अगर आप $100, जब आप 20 साल के हैं, अगर आप $100 हर महीने, S&P 500 एक स्टॉक मार्केट फंड है, आपने उसके अंदर डाले होते जब आप 20 साल के थे, तो by the time you will retire at 60, you will have had $3 million or something like that. सिर्फ रोज हर महीने थोड़े थोड़े पैसे एक डब्बे में डाल देने से इन्वेस्टमेंट के. एंड इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंड. Ahmed has done this exercise recently. So it's never too early to start, and we are very stupid with the money that we have extra.
एक वो और बड़ी मजे की स्टैट थी कि अगर आप रोज जो वो अंग्रेज कॉफी पीते हैं, अगर वो कॉफी के पैसे जो हैं वो किसी डब्बे में डाल दें, तो पता नहीं कितने साल के बाद में कितने लाख डॉलर हो जाते हैं। सो थोड़ी सी भी अगर आप अपनी एक्सपेंडिचर को कट करें और उन पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करें, तो द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ इट इज़ कि वो 5-10 साल बाद वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन गई होती है। हम ये नहीं सोचते, और इसलिए फिर ये होता है कि आप जब काम, जैसे ही आप काम बंद करते हैं, सडनली यू फील कि यार लो पैसे तो ख़त्म ही हो गए हैं, ये क्या मसला हो गया। क्योंकि हम कोई सरकारी नौकरी में तो है नहीं, कोई पेंशन नहीं होती। सो एज सून एज यू कैन start thinking about where you're going to save and invest your money. The sooner you do this, the sooner you can retire and leave. जो अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो उस पे 4 रुपए से लेके 20 रुपए तक सालाना रिटर्न मिल सकता है। ये भी एक सब्जेक्ट है इन इट सेल्फ, विच आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू, बिकॉज वी हैव वन important other thing to talk about. अच्छा जी, so let's talk about the अच्छा, वन नोट आ गई है? वन नोट फाइल नजर आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। Okay. Okay, so here's the scenario. Each of you is a service provider, ठीक है? और आपकी साइड पे एक सर्विस कंज्यूमर है. Is there anybody who doesn't understand this? Each of you is a service provider, and there is somebody on the other side consuming your service. So what I would like you to do, all of you in rotation, is um, actually let me just give you a quick explainer of this, and then I'd like you to place yourself on this somewhere. So आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपका एक सर्विस कंज्यूमर है. आप दोनों बैठे हैं ये नेगोशिएट करने के लिए अब कितने पैसे मिलने हैं या किन टर्म्स के ऊपर हमने आपस में शराकत करनी है. तो एक तरीका तो ये है कि मैं कहूँ जी आप एम्प्लॉई बन जाएं और आप इधर ये लेफ्ट साइड पे हैं आप, तो आपको जो जितनी भी आपकी ज़िंदा रहने की कॉस्ट है प्लस कुछ उसके ऊपर, वो आपको दे दी जाएगी. आप जैसे दूसरे एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो रफली आपको ये इधर लेफ्ट ऑफ द टेबल में वो मिल जाएगी. तो लेट्स से आपको 1 रुपया मिलता है. उससे आप एक स्टेप आगे चले जाएं, आप ये उसको कहें कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉई नहीं बनना चाहता, मैं एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास सारा दिन बैठा रहा करूँगा. हूँ मैं आज़ाद, लेकिन मैं तुम्हारे पास सारा दिन बैठा रहूँगा. तो अब उसी काम के थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, अब उससे भी राइट साइड पे आ जाएं और आप उसको कहें कि नहीं, मैं तुम्हारा एम्प्लॉई नहीं बनना चाहता, बस तुम्हें जब मेरी ज़रूरत हो तब भी मुझे बुलाना, अ, और बस जब मैं आऊँगा मैं सिर्फ उस वक्त के पैसे लूँगा. कैन एनी ऑफ यू थिंक ऑफ सम पीपल हु सेल दिस वे, T&M? सब सो गए मेरे ख्याल है म्यूट करके. लॉयर्स आते हैं इसके अंदर, कौन? लॉयर्स लीगल ओपिनियन के लिए जो समटाइम्स आते हैं और आपको प्लेटफॉर्म पे. सॉरी मुझे समझ नहीं आई. आप कह रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज में आ सकती है जहाँ पे बात. हाँ एग्जैक्टली, सो लाइक there were some other voices I heard. जी मेरी लाइन में से जो बिजनेस प्लान होता है ना प्रोडक्ट के लॉन्च का, वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एंगेजमेंट होती है और फिर टाइम टू टाइम उसकी जो रिव्यू और प्रोग्रेस होती है वो भी आता है इसी स्कोप के अंदर. लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो घंटों के हिसाब से चार्ज करते हैं, टाइम एंड जी मटेरियल इसमें चार्ज करते हैं. आता है सर. जी आता है इसमें, मतलब है वो वीकली आवर्स लॉक होते हैं कि मतलब है अभी 2 दिन में 3 आवर्स अ डे देने हैं, इस तरह हो जाता है सर उसमें. जी. And teachers, right? Visiting faculty teachers, they charge more. They charge per hour, per lecture, or something like that. And they get paid a lot more than full-time permanent teachers. If you go per hour, per hour अगर दोनों की कंपेयर करें अर्निंग, तो विजिटिंग टीचर का जो टाइम एंड मटेरियल में चार्ज कर रहा है उसकी ज़्यादा पैसे होते हैं. आपका जो घर का प्लम्बर है
वो सिर्फ तब आता है जब कोई मसला होता है। वो हमारे यहाँ तो खैर घंटों में चार्ज नहीं करते, बाहर तो प्लम्बर भी घंटों में चार्ज करता है। हमारे यहाँ प्लम्बर जो है वो फिक्स प्राइस में चार्ज करता है। वो कहता है जी ये मसला है, आपकी टूटी ख़राब है, ये मैं ठीक कर दूंगा और ठीक करने के मैं इतने पैसे लूँगा। देयर इज़ नो डेफिनेशन के कितने घंटे लगेंगे, बस ये कि मैं ये काम करने के इतने पैसे लूँगा। इस स्पेक्ट्रम में जितना आप राइट साइड पे जाते जा रहे हैं, आप नोट करो कि उतने ही पैसे ज़्यादा मिलते जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ हो, अच्छा सो इसके एक और स्टेप बाद ये है कि वो आगे कहता है कि जी अम, मेरे काम से जितना आपको फ़ायदा होगा ना, उस फ़ायदे का फिर आप मुझे एक हिस्सा दे देना। ठीक है, दैट्स दिस पार्ट, दिस इज़ बाउंड टू द कस्टमर वैल्यू। क्या आप वो ये कहता है कि जी मैं लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ वेब डेवलपर एंड जस्ट रन इट थ्रू द स्पेक्ट्रम। मैं एक वेब डेवलपर हूँ, आई कैन गो सेल माय सर्विसेज टू एन एम्प्लॉयर। मैं जॉब कर लेता हूँ कहीं जाके, मुझे 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाती है महीने की। ठीक है, ओके। मैं चला जाता हूँ उसके पास, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी नौकरी नहीं करनी, लेकिन मैं तुम्हारे पास यहाँ बैठा रहूंगा, तो तुम मुझे ना 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने के लिए रख लो फ्लैट, पूरे दिन के लिए। तो वो कहेगा ठीक है, मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दे दूंगा इसी काम के। वो कहता है अच्छा ठीक है, आपको सारा वक्त वेब डेवलपर तो चाहिए नहीं होता, तो जब आपको कोई ज़रूरत हो तो तब मुझे बुला लेना, तो फिर मैं आपसे घंटे के 5,000 रुपये लिया करूंगा, विच इज़ मोर देन 100,000 अ मंथ इक्विवेलेंट उसका। लेकिन ज़ाहिर है पूरा महीना उसको वो नहीं मिलना, तो वो टाइम एंड मटेरियल में ज़्यादा रहेगा। फिर वो कह सकता है कि नहीं अच्छा मुझे अब तब बुला लें जब आपने कोई वेबसाइट नहीं बनवानी हो, बस तब बुलवाएं, मैं पूरी वेबसाइट बना के दूंगा, जब बन जाएगी तो मैं पैसे ले लूंगा। बीच में कोई अगर रौला फड्डा है तो वो मेरी प्रॉब्लम है। और ये जो एक्सट्रीम केस है वो ये है कि वो कहता है कि मैं आपको वेबसाइट बना के देता हूँ, आप मेरी वेबसाइट से लेट से सौदा बेचते हैं, तो अगर आप 1,00,000 रुपए का सौदा बेचेंगे मेरी वेबसाइट से, तो फिर मुझे उस 1,00,000 रुपए का 20% दे देना। ठीक है, सो नाउ यू आर टाइंग योर सेल्फ टू द वैल्यू दैट यू क्रिएटेड, नॉट द आवर्स दैट यू सोल्ड। ठीक है, डज दिस मेक सेंस टू यू? यस बट इसमें मेरा एक सवाल ये है कि इट डज साउंड नाइस, लेकिन आपने कुछ प्रैक्टिकल ऐसी एग्जांपल्स देखी जो आप शेयर करेंगे कि प्रैक्टिकल ये कितने क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से? मैंने इनमें से हर चीज़ की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी हुई है, आपको किस पे शक है? नहीं, मैं दैट्स नॉट माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि डू यू थिंक द लास्ट वन इज ऑफ कोर्स इट्स द हार्डेस्ट वन टू सेल? यस, इट्स वेरी हार्ड टू सेल, इट्स वेरी हार्ड टू और नेगोशिएट। ये वो वही पूछना चाह रहा हूँ कि वो किन सर्कमस्टांसेस में या कौन से ऐसी सेटिंग्स होती हैं कि वो आइडियल होती हैं इस लास्ट वाली स्टेज के लिए, और कौन सी सेटिंग्स हाँ होती हैं कि जिसमें ये आइडियल नहीं होती और इट्स लाइक अ नो गो एरिया? हाँ, दैट्स अ टॉपिक इन इटसेल्फ। मैं आई हैव अ फ्यू अदर थिंग्स टू कवर, मैं उसके एंड पे आता हूँ। अगर आपके पास ये वन नोट की एक्सेस है तो उसके ऊपर आप सर्च करो इम्पेडिमेंट्स टू वैल्यू, या वो ब्रेड क्रम्स वाले चैनल पे जाओ और वहाँ वैल्यू बेस्ड सेल की एक वीडियो है, घंटे की मेरी बकवास है, वो देख लो आप। तो उसके अंदर ये टॉपिक जो आप पूछ रहे हो कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गेट यू टू द राइट ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, क्या चीज़ें हैं जिनसे आप ज़्यादा वैल्यू अपने पास ला सकते हैं या प्योर वैल्यू पे ला सकते हैं। तो वो उसके अंदर पूरा एक सेक्शन है, सेलिंग बाय वैल्यू, impediments to value based selling and all that, that's been discussed in detail. लेकिन before we do that, I just want to pause here and I want to go around with all of you and ask you, आपके ख्याल में आप इस स्पेक्ट्रम में कहाँ हैं? कौन कौन है कॉल पे? Answer, like where are you at on this? आई थिंक मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ एंगेज्ड हूँ, और आई थिंक कि मैं एक जगह पे फॉल नहीं कर रहा। मैं फिक्स प्राइस पे भी फॉल कर रहा हूँ, मैं टीएनएम में भी फॉल कर रहा हूँ, टीएनएम एंड फिक्स प्राइस पे ज्यादा फॉल कर रहा हूँ आई थिंक। Okay, you don't do a steady job, right? You're visiting या faculty. जस्ट विजिटिंग एंड या एक एक सर्टेन पैसों के ऊपर एक सर्टेन टास्क करना है, तो लाइक अ प्रोजेक्ट बेस, Hmm. सो फिक्स प्राइस के ऊपर, सो इन दो चीजों में एंगेज्ड मैं फिलहाल। ठीक है, what about everybody else? Who else do we have? सर अभी मैं फिक्स प्राइस पे हूँ राइट नाउ, और आई एम ट्राइंग टू मूव टू बेस
प्लस कमीशन, रिटेनर प्लस कमीशन। आप क्या करते हो जिस पे फिक्स प्राइस पे हो? सर एक वही जो रिटेलिंग है सॉफ्टवेयर, उसका एक सेट ऑफ स्पेक्ट्रम है जो प्रोवाइड करता है वैल्यू क्लाइंट्स को, तो उसके एक प्राइस चार्ज करते हैं। इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ कमीशन बेस्ड। एक मॉडल होता है, वो कहते हैं कि कितनी साइट्स पे जाना है, तो उस हिसाब से हम एक प्राइस सेट कर देते हैं एंड देन वी गिव देम द सॉल्यूशन बेसिकली। Okay. Usman, like what where are you at? सर ऑन फिक्स प्राइस और बेस प्लस कमीशंस। आपको कोई कमीशन मिलते हैं रेवेन्यू पे? कमीशन तो नहीं ऐसा कह सकते, जो मेरा इधर मॉडल है एलाइड में, यू नो कि वो एक बेस है थोड़ी सी, और उसके बाद जो भी इंक्रीज है या डिक्रीज है काम में क्वांटम में उसकी बेस पे वो फ्लक्चुएट करती है। हाँ, सो तो एक बड़ा आध और कस्टमर जो है वो फिक्स्ड है। हाँ, एग्जैक्टली। और आई थिंक फिक्स सैलरीज में भी बोनसेस होते हैं, लेकिन वो बोनसेस वैल्यू के साथ टाइड नहीं होते। ये बड़ी जी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि क्या आपको जो वैल्यू आप जनरेट करते हैं टॉप लाइन के साथ आपका कोई ताल्लुक है? बिकॉज अगर नहीं है तो देन यू आर समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ दैट स्पेक्ट्रम, और अगर होगा तो देन यूड बी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। दैट्स वेयर यू वांट टू बी। ठीक है। What about Asad? Are you on? Yeah, are you still away? You're off mute, but we can't hear you. At least I can't hear you. मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। सॉरी, वो माइक शिफ्ट हुआ था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जनवरी वाला, उसमें आई थिंक लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट है, और उसमें FTE वाला मॉडल ही है जो हम फॉलो करते हैं। और इसके अलावा आई थिंक सम वैल्यू बोनसेस के साथ टाइड होती है इन अ वे कि भाई एनुअल डिटरमिन करते हैं कि भाई बोनसेस हैं जो एडिशनली ऐड होते हैं। सो दैट्स द सिंपल तो। Okay, so my simple question to all of you is कि अगर इसी काम के जो कर रहे हो उसके ज़्यादा पैसे कमाने हैं and you just let's say ask you to move one step to the right, तो उसके क्या, why aren't you moving one step to the right? Is a question for me or generally? Everybody, you can answer it first. Why aren't we moving to the one step right? Why aren't you moving to one step to the right? अगर आप फिक्स सैलरी पे हैं या FT पे हैं तो आप फिक्स प्राइस पे क्यों नहीं चले जाते? अगर आप फिक्स प्राइस पे हैं तो आप वैल्यू बेस्ड कॉम्पनसेशन पे क्यों नहीं चले जाते? I think fixed price और FT का डिफरेंस तो ये है ना कि fixed price में like you cannot determine अगर you want to be on a long running project in a way कि you are selling the hours or fixed price पे तो ये then you cannot determine what's the, because the projects are too complex or too long running or उनकी estimation beforehand नहीं कर सकते कि वो कब खत्म होंगे, and they keep on adding the projects, right? So that depends on the client कि उसका size क्या है client का, and then the projects keep on coming, so you cannot determine the fixed price. So I mean, I'm not sure, like like even in this situation moving to the fixed price is something that you want to aspire or Exactly, and I think what you have hit on is a very important point कि इस स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे आप राइट साइड पे जा रहे थे पैसे तो बढ़ जाते पर रिस्क भी बढ़ रहा था। देयर वाज दिस रिस्क कि यार वो स्कोप ऐड करता जाएगा, वो स्कोप ही क्लियर नहीं है, वो अगली रिलीज आ जाएगी, वो डिलेज आ जाएंगे और मसले शुरू हो जाएंगे। तो वो जितना रिस्क कस्टमर ले रहा था जब आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे थे तो सारा रिस्क कस्टमर ने लिया हुआ है आपके। यानी ये आप जो सोचते हो कि जी मैं रिलीज निकालनी है, मैंने फीचर इंप्लीमेंट करना है, मैंने ये करना है वो करना है, तो अगर अगर स्कोप क्लियर नहीं था तो इसका नुकसान कस्टमर को भी तो हो सकता है ना। मे बी वो गलत चीज़ें इंप्लीमेंट करा रहा है, आपकी तरफ से कोई ताखीर हो गई है तो कौन पैसे दे रहा था? वो तो दे रहा है। इसका मतलब वो रिस्क ले रहा था।
राइट, और आपने सोचा कि मैं क्यों लूँ, यही लेता रहे तो अच्छा है, तो आपने रिस्क उसको दे दिया। जब सारा रिस्क आपने उसको दे दिया तो आप ये लेफ्ट पे आके एम्प्लॉय बन गए, और जब सारा रिस्क आपने ले लिया तो फिर आप वैल्यू बेस्ड बन के सप्लायर ही बन गए। हम्म। ठीक है, सो द मोर रिस्क यू आर टेकिंग द मोर यू आर मेकिंग, बट देन यू से कि नहीं ये रिस्क तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर मैं खैर लेफ्ट पे बैठूं तो अच्छा है। लेकिन यानी आप, सॉरी, अंडरस्टैंड कि रिस्क तो है, कोई ना कोई तो ले रहा है सिस्टम में रिस्क। दिस इज अ वेरी यानी कि इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट। आप क्वांटिफाई करना चाहें, लाइक लेट्स से आप कहें कि एक्स प्रोजेक्ट था, वो हमने 6 मंथ्स में डिलीवर किया और उसको हम एफटी मॉडल पे काम कर रहे थे, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ या प्रॉफिट जनरेट हुआ एज कम्पेयर टू अगर आप राइट साइड स्पेक्ट्रम में मूव करें और उसे कहें कि यार हम आपको सेम प्रोजेक्ट 6 मंथ्स से कम में डिलीवर कर देते हैं, लेट्स से 5 में कर देते हैं, बट वी आर गोना चार्ज यू वे हायर बिकॉज वी आर टेकिंग द हायर रिस्क, राइट? एग्जैक्टली, That's how you want to compare? एग्जैक्टली। सो जब आपका लेट्स से आपके 6 महीने का ना कोई प्लान बनाया हुआ था उन्होंने कि यार हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो 6 महीने वो आपको लेट्स से $1000 अ मंथ देते रहे फॉर एग्जांपल, सो टोटल उन्होंने आपको दिए $6000 फॉर ए T&M एंगेजमेंट या FT एंगेजमेंट। हम्म, ठीक हो गया। अब आप उठते हैं और कहते हैं यार छोड़ो, तुमने क्या, तुमने महीनों का हिसाब करना है, तुम मुझे दे दो ये सारा स्कोप, मैं तुम्हें इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, मैं 2 महीने में करूँ या 4 में करूँ, मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अब आप 6000 से ज्यादा चार्ज करेंगे उसको, क्योंकि वो right. आप उसको 8000 12000 करेंगे, जनरली इट्स 2 to 3x फैक्टर। और वो कहता है ठीक है ये कर लेगा, लेकिन ये रिस्क भी तो ले रहा है ना, अगर किसी भी वजह से डिले हो गई, स्कोप आगे पीछे हो गया, तो अब ये भुगतेगा, चलो मेरी बला से। अगर वो खास तौर पे कोई रिस्क अवर्स आदमी है तो वो कहता है यार ये तुम ही ले लो। द अदर Hmm. थिंग दैट हैपेंस इज दैट यू could be doing the same thing multiple times. So आपके सिनेरियो में तो it's always a very unique implementation, but let's say you were making an e-commerce website. So if you did it once, you can do it very effectively the second time around, and then you don't want to bill by the hour. Hmm. Right? You don't want कि मैं अब पहली बारी मैंने वेबसाइट बनाई थी तो मुझे 100 घंटे लग गए थे, तो जब मैंने दूसरी बारी बनाई है तो मैं तो बड़ा हाइपर एफिशिएंट हो गया हूँ, तो मैं तो अब 2 घंटे में बना लेता हूँ, तो यू वांट टू बिल हिम 2 hours, No. right? So you're always trying to go right of the spectrum. What is keeping you is this aversion to risk. That's my basic lesson here इसमें is एक के अनसर्टिनिटी का फैक्टर ये है कि लाइक लेट्स से 6 मंथ्स में हमने उसने कहा था कि भाई हो जाएगा, लेकिन वो ये वाकई में हुआ भी है कि वो 1 साल लग गया उसको प्रोजेक्ट होते ना, स्कोप बिल्कुल ऐड हुए, चीजें चेंज हुई, चीजें रिवर्ट हुई। तो हाउ डू यू असेस दैट रिस्क फैक्टर कि भाई अगर वो फिक्स प्राइस में मैं ले लेता तो वो तो बड़ा मसला हो जाना था, राइट? ये हाँ हाउ डू यू असेस दैट? हाँ एग्जैक्टली। रिस्क अब आप जो जो मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ पहले सबको, लेट मी जस्ट मेक श्योर एवरीबडी हैज़ रीच दैट पॉइंट, कि रिस्क है प्रिंसिपल फैक्टर। जो रिस्क ज़्यादा ले रहा है वो जनरेटेड वैल्यू का ज़्यादा बड़ा हिस्सा ले गया। यहाँ तक तो क्लियर है ना? तो अब सवाल ये था कि वो रिस्क थे क्या, मतलब ये तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लफ्ज है रिस्क, अल्लाह जाने क्या क्या चीज़ें रिस्क हो सकती हैं। आप इसको यू कैन लिटरली एनुमरेट दैम। अगर आप जाके चैट जीपीटी से पूछोगे व्हाट आर द टिपिकल रिस्क्स ऑफ ए प्रोजेक्ट, एन आईटी प्रोजेक्ट, तो आपको 100 दे देगा। एवरीथिंग फ्रॉम द स्कोप चेंजिंग, बट जनरली ये 5 6 बड़े बड़े रिस्क होते हैं कि ये बंदा काम कर ही नहीं सकता, इसको आएगा ही नहीं, मैंने रख लिया था एम्प्लॉईज को, इससे काम ही नहीं हुआ, ये भी एक रिस्क है, तो मेरे पैसे ज़ाया हो गए। एक ये कि उसने कर दिया लेकिन घटिया क्वालिटी का था, 2 बारी करना पड़ा, 3 बारी करना पड़ा, ठीक करना पड़ा, मेरे पैसे ज़ाया करा रहा है। एम्प्लॉय को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एम्प्लॉयर पैसे खर्ची जा रहा है। ठीक है। तीसरा ये है कि जी प्रोजेक्ट डिले हो गया, कर दिया था उसने लेकिन टाइम से आगे चला गया, तो ऐसा बंदा जो मुझे ये कहता है कि मैं टाइम पे कर सकता हूँ, ना सिर्फ मैं ये करके दे सकता हूँ, बल्कि ये इस तारीख को मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है आपने, ये तारीख को आपको मिल जाएगा, उसको आप ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। इमेजिन द सप्लायर इन योर हाउस, लाइक आपका प्लम्बर है या आपका लॉयर है और समबडी, वो तो एक लॉयर है जो काम कर ही देगा, और एक ये है कि नहीं जी ये 25 तारीख को 2:25 पे आपको ये मिल जाएगा, तो you would pay a little bit more to the guy who can manage his schedule, right?
तीसरा वो बंदा है जो कह रहा है कि टाइम शाइम सब ठीक है, मैं जितने का कहा है ना उतने में ही करूंगा, एग्जैक्टली इतने पैसे लगेंगे, बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी दुनिया जहान की, दोज आर माई प्रॉब्लम्स, डोंट यू वरी सर, जितने में कह दिए उतने में ही होगा। पांचवा रिस्क ये है कि जो उसने बनवाना था उसने बनवा लिया है, आपने जो रिलीज निकालनी थी निकाल दी है, जो फीचर डलना था डल गया है, उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो कस्टमर की उन्होंने लॉन्च की, किसी कस्टमर ने खरीदी नहीं, या कस्टमर जो थे वो कहने लगे यार इसका तो फायदा ही कोई नहीं है, क्या फजूल चीज तुमने डाल दी। अब ये भी तो एक रिस्क है ना, कि वो फीचर ही गलत कंसीव हुआ है, ये कौन ले रहा है, ये वो ले रहा है। तो वो क्योंकि आपको कभी भी इसकी तरफ लाता नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलता इनफैक्ट मेनी टाइम्स कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू है क्या डाउनस्ट्रीम टू द कस्टमर। And so on. Like I said, this is a short list. If you search for risks in a consulting firm in this notebook, you will find a very comprehensive article on this. Risks. A list of risks जो है ना, you can see everything from the market risks to environmental risks to ये प्रोजेक्ट के रिस्क शुरू हो जाते हैं, सेल्स नहीं आई, नॉट इनफ बिजनेस, मैनेजमेंट के रिस्क, प्रोजेक्ट के रिस्क, फाइनेंस के रिस्क। अब आप सोचते हैं यार इतने रिस्क हैं, ये इतने सारे रिस्क कौन ले भला, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दीज रिस्क्स एग्जिस्ट whether you take them or somebody else takes them. In everything that you do, these risks exist. आप उनमें से जितने ज्यादा को अपनी तरफ ले आएंगे उतनी आप बड़ा पोर्शन क्लेम कर लेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस। ठीक है, यू कांट अवॉइड रिस्क, इट्स देयर। हो सकता है फिर भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगते हैं, क्योंकि अगर उसका उसका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा या उसका वो उसकी साइड पे वैल्यू जनरेट नहीं होगी, तो वो इवेंचुअली निकाल तो फिर भी देगा आपको, तो वो आप पे रिस्क आ ही जाना है। तो वो सिस्टम में तो बहरहाल है, दैट्स द पॉइंट, कि वो सिस्टम में रिस्क एग्जिस्ट करता है, आप मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, रिस्क की दो डायमेंशंस होती हैं। एक उसका टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, कि आप ये कहते हैं मसलन कि जी एक रिस्क ये है कि कस्टमर जो है ना वो जितने काम से शुरू हुआ था ना वो उसमें इजाफा करता जाएगा, स्कोप क्रीप जिसको बोलते हैं। उसने कहा था ये दो चीज़ें बनानी है, जब मैंने बनानी शुरू की उसने एक तीसरी भी डाल दी इसके बीच में, तो काम ही बढ़ाई जाता है वो। अब एक बार काम शुरू हो गया, मैंने फिक्स प्राइस में लॉक कर दिया प्रोजेक्ट, मैं कुछ अब कर नहीं सकता, और तो ये रिस्क है, थोड़ी बहुत मुझे लिहाज करना पड़ेगा उसका। अब इसका टेक्निकल सोल्यूशन ये है कि आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अच्छा लिखें, आप उससे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करें प्राइस सेट करने से पहले, etc etc, right? So there's a whole bunch of technical things you can do to mitigate risk, और ये हर केस में होता है। कोई भी रिस्क है उसकी एक मिटिगेशन होती है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है और उसकी एक मिटिगेशन होती है। मैनेजमेंट साइंसेज में रिस्क मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है पूरा, उसमें आप रिस्क लिखते हैं, उसके आगे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, उसके आगे उसकी सिविरिटी लिखते हैं, और उसके आगे उसकी मिटिगेशन लिखते हैं। तो आप कहते हैं हाँ हो सकता है एक तूफान आए और वो तूफान से मेरा सर्वर जो है ना वो उड़ के तबाह हो जाए, तो ठीक है ये रिस्क है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, इसकी सिविरिटी बहुत हाई है, और इसकी मिटिगेशन ये है कि मैं दो सर्वर रख लेता हूँ, एक इधर एक उधर, तो ये मिटिगेट हो जाएगा। ठीक है, सो हर रिस्क की मिटिगेशन होती है। आपने खुद करनी है तो आप रख लें वो हिस्सा, अगर आपने कस्टमर को देनी है तो फिर वो कर लेगा, और फिर वो रख लेगा उसका वैल्यू। ठीक है, is everybody clear on this? You ओके, ये थम्स अप भी होता है इसमें। अच्छा जी, सो अच्छा इसमें एक और लेयर ये है कि ये आप ये देखो, ये स्पेक्ट्रम हमने बनाया हुआ है, इस पे छोटा सा पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप लेट्स से एडमिन सर्विसेज दे रहे हैं या फाइनेंस या आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, ये सब पाकिस्तान में एक स्पेक्ट्रम डिस्कस हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह का एक स्पेक्ट्रम यूएस में भी है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो यानी जो जो जॉब वाला बंदा है वो अगर पाकिस्तान में यहाँ है तो वो यूएस में यहाँ है,
राइट। यहाँ उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं तो वहाँ उसको $50,000 मिलते हैं, राइट। तो एक ही चीज़ है, बस स्पेक्ट्रम राइट साइड पे सिरका हुआ है, वही रिस्क हैं, वही इंगेजमेंट मॉडल की ऑप्शंस हैं, बस वो राइट साइड पे स्किप हो गई हैं। तो अनदर वे टू लुक एट इट इज़ कि अगर आपने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी कस्टमर्स को सर्व करते हुए लेट्स से 5 लाख रुपए महीना कमाने थे, तो अब आप मजबूर हैं कि आप राइट साइड पे आते चले जाएं, आते चले जाएं, आते चले जाएं। आप कहते हैं यार मैं बहुत रिस्की किस्म का ये करके ना वेंचर फिक्स प्राइस करके मैं वर्कशॉप करा देता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, मैं रिस्क लिए जा रहा हूँ, मेरे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रेट। लेकिन अगर मैं यही काम अमेरिका में जाके छोटी सी जॉब ही कर लेता तो मुझे तो 5 लाख वैसे ही मिल जाने थे। तो आई जस्ट वेंट laterally from here to here. This is much lower on the spectrum of risk than this. ये पॉइंट समझ आ रहा है? नॉट दैट गुड एट एक्सप्लेनिंग दिस, बट रिस्क नहीं चेंज हुआ, रिस्क कम हो गया है लेकिन कॉम्पनसेशन उतनी रही है। यहाँ से यहाँ में पाकिस्तान में फिक्स प्राइस कर रहा था और अमेरिका में जाके उसने जॉब शुरू कर दी, तो पैसे फिर भी उतने ही बना रहा था लेकिन रिस्क बहुत कम ले रहा था। ये आप नोट करोगे कि ये होता है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा कारोबार कर रहा होता है एक लड़का और अमेरिका चला जाता है इमिग्रेशन करा के, तो पता चलता है जी उधर बस नौकरी करता है या जाके टैक्सी टुक्सी चलाता है, तो खुश है जी, अल्लाह का शुक्र है जी, गुजारा चल रहा है। वो ये कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो give me a sign that you're listening. मैं मेरे ख्याल से टाइम कम लग रहा है इसलिए कुछ चीज़ ऐड नहीं कर रहा मैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बाद में पूछ लूँगा। Yeah, so this is, I'll just stop here actually. If you have questions, that's the best. There's a lot more depth to this subject. I don't want to overburden you, but I just want you to place yourself here somewhere. और ये एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आपने जो कर रहे हैं वही करते हुए ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अब एक स्टेप 2 स्टेप राइट पे चले जाएं। अब आपने सवाल पूछो। मेरा एक क्वेश्चन है, फिक्स प्राइस और टीएनएम तक तो मुझे समझ आता है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि लाइक जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ डिफरेंट लोगों को, उसमें कमीशन एंड बाउंड टू कस्टमर वैल्यू, मैं उसको विजुलाइज करना चाह रहा हूँ कि हाउ कैन आई डू दैट and what different possibilities that I can work on in order to get to the next steps, number one. और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या ये ज़रूरी है कि लाइक फॉर एग्जांपल इज इट पॉसिबल कि मैं फिक्स प्राइस और टीएनएम में रह के ज़्यादा पैसा कमाऊं in comparison to moving right and bounding myself to customer value, where I may make more money, but the volume of the business would be low. ये मेरे दो क्वेश्चन हैं। To your second question first, this is not talking about volume. You can scale any of these out. What you're talking about is risk versus reward. तो आप ये पूछ रहे हो कि क्या मैं जॉब पे ज़्यादा पैसे हो सकता है कमा लूँ वर्सेस मैं फिक्स प्राइस पे कर करके कम पैसे कमा रहा हूँ। ये बिल्कुल हो सकता है, इज़ एंटायरली पॉसिबल। एंड सो द आंसर टू दिस इज what I was telling somebody yesterday. आपके पास ना समथिंग टू इन्वेस्ट है विच वॉज योर टाइम, ठीक है। सो बट लेट्स चेंज दैट, लेट्स से कि आपके पास 1 लाख रुपए थे टू इन्वेस्ट। आप उस 1 लाख रुपए से एक घर खरीद सकते थे और उस घर में आपको 3% रिटर्न मिलना था विद ए वेरी लो रिस्क, ठीक है। 3% लो रिस्क, और वही पैसे आप 1 लाख रुपए वो किसी आप अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते थे। अब उस 1 लाख के ऊपर आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट फेलिंग इज हायर, सो हायर रिस्क, ठीक है। सो विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, 20% विद हाई रिस्क और 3% विद लो रिस्क? I don't think there's a very straightforward answer to it, but I do understand the point you were trying to make. You do or you don't? I do understand what the point you're trying to make, yes.
My point is exactly what you said, कि there is no right and wrong here. It's what you think is right. If you're a low risk appetite person, अगर आपकी तबीयत ही ऐसी है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप वो लाख रुपए प्लॉट में डाल के 3% लेके खुश होंगे. लेकिन अगर आपकी तबीयत ऐसी है कि आप कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं, तो इम्प्लिसिट इन दैट इज कि अब आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा. हाँ, उन रिस्क को आप अच्छा मैनेज कर सकते हैं, उन रिस्क को आप कम महसूस कर सकते हैं. दो फर्क चीज़ें हैं, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा. Yeah. तो ये जो आपने बात पूछी है वो भी यही है. हो सकता है कि आप लो क्या लेफ्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम रह के आप ये कर लें, बिल्कुल मुमकिन है. आपने कम रिस्क लिया होगा, और अगर आप पूरी मार्केट के लिहाज से देखोगे तो कम रिवॉर्ड मिला होगा. Yeah. यानी सारे एम्प्लॉयज़ को मिला के एवरेज जब आप लोगे तो वो कम ही कमा रहे होंगे उन लोगों से जो ज़्यादा रिस्क लेके बिजनेसेस कर रहे हैं. वरना मार्केट करेक्ट कर देगी ना. व्हाई वुड एनीबडी टेक अ रिस्क इफ ही इज नॉट गेटिंग अ हायर रिटर्न? द पीपल वुड स्टॉप डूइंग बिजनेसेस एंड स्टफ लाइक दैट. तो दूसरा सवाल क्या था आपका कि अच्छा, दूसरे मैं आपको उसमें कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. मैं उसको और रिफ्रेश कर दिए. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि जो मैं सर्विसेज देता हूँ, आई डोंट नो कि हाउ आई कैन मूव टू द राइट. इसकी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि मेरे पास एक शख्स आता है एक सेशन के लिए. तो ज्यादातर होता है कि हम पर आवर चार्ज करेंगे, या उसको मैं एक पैकेज बना दूंगा कि 3 या 4 सेशंस के आप मुझे टोटल इतना पे कर दो. I haven't seen any practice and I don't know how practical it is कि मैं उसको कह दूं, अगर bound to customer value में जो मुझे समझ आ रही है कि अगर आपके अंदर बेहतरी आएगी तो फिर आप पैसे पे कीजिएगा. I don't understand कि वो मेरे कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट होगा. I'll, I have some ideas on how it can fit in your context, but I'll give you a solid example that I know of, which is a call center here in Pakistan, DGS. और DGS के पास एक सॉफ्टवेयर है. वो कहते हैं ये सॉफ्टवेयर लगाने से ना आपकी सेल बढ़ जाएगी. कैसे? कि जी जब कॉल सेंटर पे कॉल आती है तो आपको बिल्कुल सही एजेंट के पास भेजा जाएगा. वो एजेंट जो आपके मिजाज से मैच करता है, जिसको आपके पिछले इशू का भी पता था, जो बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा प्रोडक्टिव है, ये है वो है. तो हम सही एजेंट्स को भेज भेज के ना हमारे सॉफ्टवेयर से आप ज़्यादा पैसे कमा लें. सॉफ्टवेयर बेचते हैं हम. ठीक हो गया. नाउ दे कैन गो सेल दिस सॉफ्टवेयर एंड से कि ये $5,000 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है, ये आप लगा लें, बेहतरी आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल करा देना. दिस इज़ वन वे टू प्राइस इट, राइट? पर वो कहते हैं जाके कि नहीं नहीं, हमें यकीन है कि हमारा सॉफ्टवेयर लगाने से आपका रेवेन्यू 100% बढ़ जाएगा. तो कस्टमर कहता है ओके ठीक है, फिर जब तुम 100 रुपये बढ़ा लो ना तो उसमें से रख लेना, जैसे लतीफ़ा है. तो ये कहते हैं ठीक है, ऐसे कर लेते हैं. तो अब वो सॉफ्टवेयर जो है वो चलाया जाता है 2 घंटे के लिए, फिर 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, फिर 2 घंटे के लिए चलाया जाता है, फिर 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है. तो महीने के एंड पे दोनों की रिपोर्ट निकाल देते हैं कि जी ठीक है, अब आप चेक कर लें, हर सिनेरियो में से गुजर चुके हैं हम, और जब हमारा सॉफ्टवेयर ऑन होता है तो आप 2x रेवेन्यू बना रहे होते हैं, जब सॉफ्टवेयर ऑफ होता है तो आप 1x रेवेन्यू कमा रहे होते हैं. ठीक है. तो अब ये साबित हो गया कि हमने वैल्यू ऐड की है. अब आप कहते हो कि जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जिसकी थेरेपी करते हैं, लेट्स से कॉर्पोरेट सेटिंग की बात हो रही है, आपकी थेरेपी से कोई डॉलर बचते हैं किसी को, या डॉलर बनते हैं? I think it's very hard कि हम कोई डायरेक्ट लिंक निकालना और उसके अंदर दूसरे फैक्टर्स ना इन्वॉल्व करना. I think it's very tricky. It is tricky, but that's the whole point. If you cannot demonstrate a relationship between what you do and the value that is generated, तो फिर वो you will always remain relegated to something on the left side, right? And you're beating the point. अगर किसी चीज में कोई किसी चीज का कोई फायदा नहीं ना होता तो वो कभी वैसे ज्यादा देर चलेगी भी नहीं. आप आते हो, आप आके अपनी सेशन करा देते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, तो वो कोहॉर्ट वाले कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं हो रहा. आप कहते हैं हो रहा है, वो कहते हैं नहीं हो रहा, तो वो वैसे भी छोड़ देगा. दैट एंगेजमेंट विल एंड एनीवेज. लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे रहने का कोई फायदा नहीं होगा. सो एस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा ना कि क्या फायदा हो रहा है. और अल्टीमेटली बिजनेस एक ही फायदा देखता है कि तुमने कितने मेरे डॉलर बढ़ाए और कितनी मेरी कॉस्ट घटाई.
तो आप कहते हैं जी मैंने आपको देखें आपके एम्प्लॉय को स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई है, उसके जो सिक डेज थे वो आधे रह गए हैं, हम्म ठीक है? तो आधे सिक डेज जो हैं व्हाट आर दे वर्थ इन अ डॉलर सेंस, दिस कैन बी मेजर्ड। हम्म 6 महीने मैंने ट्रेनिंग कराई है, 6 महीने में अगर आपके सिक डेज आधे ना हो तो तुसी मेरी मैं ਉਹਦੇ ਚੋਂ ही पैसे ले लांगा। आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑफ माई डिलीवरी कि मैं उसमें से पैसे ले लूंगा। हम्म यू कैन से कि मैं एंटायरली वो सारे मुझे दे देना, जो तुम्हारे पैसे बचेंगे ना सारे मुझे दे देना। हम्म और यू कैन से कि अच्छा उसमें से जो बचत है उसमें से आधे मुझे दे देना प्लस इतनी बेस दे दो, सो बेस प्लस कमीशन। ये ओके, ठीक है, that makes दिस sense. विल दिस विल बी द मोस्ट एग्रेसिव वे टू प्राइस इट। अगर आपने जाके वहाँ वर्कशॉप करानी तो आपको लाख रुपए दे देंगे, वो 2 लाख 5 लाख वट एक फिक्स्ड अमाउंट दे देंगे। हम्म लेकिन वो 1,000 एम्प्लॉयज की जब सिक डेज आते होंगे तो पता चलेगा आप आगे तो 10 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, ओके तो उसका 20% भी मिल जाएगा तो बहुत फर्क क्रिएट होगा। लेफ्ट मोस्ट हम्म ऑफ द स्पेक्ट्रम से राइट मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में जनरली बहुत सिग्निफिकेंट फर्क होता है, स्पेशली अगर आप के एक सेशन से 10,000 लोग मुस्तफीज हो रहे हैं। हम्म सो ये जरूर सोचें कि आपकी आपकी हर हरकत से फायदा क्या हो रहा है। अगर कोई हम्म फायदा नहीं हो रहा या समझ नहीं आ रही कि क्या फायदा हो रहा है तो आपकी जॉब वैसे भी खतरे में है। yeah आई किड यू नॉट। yeah yeah आई makes sense. किड। तो ये आर्टिकल है, इफ यू वांट टू डाइव डीपर इनटू इट, इम्पेडिमेंट्स टू वैल्यू जो आप पूछ रहे हो ना सवाल कि क्या चीजें जो रोकती हैं, इसके अंदर ये सारे फैक्टर्स हमने काफी देर डिस्कशन के बाद लिखे हुए हैं। ट्रस्ट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देयर इज अ वीडियो ऑन दिस एज वेल। हम्म अच्छा असद, आई थिंक यू हैड अ क्वेश्चन। या उमर भाई, एक एक क्वेश्चन पिछले वाली डिस्कशन से था, वो जो हम फिक्स प्राइस और आईएफटी वाली डिस्कशन कर रहे थे कि अगर लेट्स से किसी सिनेरियो में देयर आर, आपने रिस्क मिटिगेशन की बात की, लेकिन देयर आर सम सिनेरियोज जो कि टोटली अनफोर्सीन होते हैं, स्पेशली इन इन ऑर्गेनाइजेशन जिधर कॉम्प्लेक्स हायरार्की हो या इस तरह करके के आपको पता ही नहीं था कि वो चीज़ कौन पिकअप करेगा और वो कितना उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है, वो फिर उसने टाइम ऐड करना शुरू कर दिया और वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसको रिजॉल्व करने में लग गए, राइट? तो हम प्रोजेक्ट की तरफ तो आए नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना था और वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि वो हम उसमें, ये वाकई में सिनेरियो ऐसे हुआ है। तो अब उसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई रिसोर्स की तरफ मुझे पॉइंट कर दें, आई नो कि डिस्कशन का टाइम नहीं है, कि बंदा उसमें देख सके कि उस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाता है या उसको कैसे फोर्सी किया जाए कि अगर इस तरह का रिस्क आता है, या फिर लेट्स से फिक्स्ड मॉडल में आप इस तरह के सिनेरियो के भी रिसोर्सेज आपने रखे हैं और इस तरह का इशू आ गया, कभी 2 हफ्ते के लिए प्रोजेक्ट रुक गया है क्योंकि कोई हायरार्किकल इशू आ गया है, और अब आपने उन रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, या फिर आपने उस एंगेजेड मॉडल को कैसे चेंज करना है कि भाई अब ऑब्वियसली बात है कि अब आप उस पर बैठे तो नहीं रह सकते ना, राइट? या इधर यू आर डूइंग समथिंग एल्स ऑन द साइड, आप उन रिसोर्सेज को आप दूसरी जगह मूव कर दोगे, या फिर आप उसे कहोगे कि यार हम एंगेजमेंट मॉडल चेंज कर लेते हैं, इफ आई एम मेकिंग माई सेल्फ अंडरस्टूड। या सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि प्रोजेक्ट कर रहा था मैं और प्रोजेक्ट के दरमियान में अजीब अजीब से रिस्क आ रहे थे कि लोग काम रुक गया है, सर्वर डाउन हो गया है, राइट। लड़का वेला बैठा है। वो इनुमरेशन निकालोगे तो वो सारी जो मैं आपको दिखा रहा था लंबी सी एक शीट बन जाएगी। पर आप ऐसे कह रहे हो जैसे वो कोई रिस्क मिटिगेट कर नहीं रहा, कोई तो कर रहा है ना उसको, कोई तो बेयर कर रहा है उस रिस्क को। मतलब ऑब्वियसली अभी फिक्स मॉडल में तो आप ही कर रहे हो ना, तो हम हाँ उसकी बात करें। हाँ, सो यू कैन चूज टू से कि मैं तो बड़ी लो रिस्क लाइफ गुजारना चाहता हूँ, और आप कहें भी कस्टमर मियाँ तुम पहले भी मैनेज करे थे, फिर करो खुद ही, सर्वर डाउन है तो करो ना, मैं मेरा क्या काम है इसमें। तो ठीक है वो कर लेगा मैनेज, वो आपको कम पैसे दे देगा। Right. तो अगर आपने ये देखना है कि ये रिस्क कैसे मिटिगेट होते हैं, जस्ट लुक एट योर कस्टमर्स, वो कर रहे हैं ना किसी तरह मिटिगेट। अब वो रिस्क टू रिस्क हर चीज़ की अप्रोच फ़र्क होगी, रिस्क मिटिगेशन हर चीज़ की फ़र्क होगी, लेकिन it's all around you. What I'm trying to explain to you is there is no place without that risk. It's just that you don't see it. Somebody else is bearing it. And because he's bearing it, he's taking that piece of that pie. And guess what? He will bear that risk for, जब वो पहली बारी करेगा उसको बहुत मुश्किल लगेगा, जब वो दूसरी बारी करेगा उसको आदत पड़ जाएगी, तीसरी चौथी पांचवी बारी उसको वो रिस्क ही नहीं लगेगा। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं है यार, ये तो मुझे आता है। जब आप टीयर 1 में थे और फिर आप टीयर 2 में चले गए तो आपने बहुत देर ये सोचा कि ये कोई रिस्क है,
But Hmm. now those risks are mitigated and you have some money set aside. You work hard, you find a good customer, you yada whatever, right? 1-2 साल करके अब आपको डर नहीं लग रहा, आपको वो रिस्क महसूस ही नहीं हो रहा, आपने उस रिस्क को मिटिगेट भी कर लिया है और मेंटली भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप ना करते, अभी 10 साल और ना करते तो कुछ नहीं था Hmm. होना, अब सिर्फ आपको पैसे कम मिलने थे। Yeah, definitely. There are ways to always learn to mitigate those risks. So, हाँ, yeah. सो टिप ये जो एम्प्लॉई माइंडसेट है ना लेफ्ट मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, वो टिपिकली ये है कि जी वो अच्छा वो फलाना मसला आ गया, मुझे नहीं पता इसका क्या करना है, तो वो मैं फलाने भाई को जाके कहता हूँ, अपने मैनेजर से कहता हूँ, अपने क्लाइंट को कहता हूँ, खुद नहीं मैं हल करने की कोशिश करता, मैं किसी को कह देता हूँ माई जॉब इज डन, लो जी आई एम हैप्पी कैंपर, तो मैं घर जाके आराम से सो जाता हूँ। जो अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं इसको क्यों कहूँ, मैं खुद ही क्यों ना हल करने की कोशिश करूँ, ये क्या कर रहा है ऐसा जो मुझसे नहीं हो रहा, तो फिर आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं और फिर आप उसका रिस्क भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका रिस्क भी लर्न कर लेते हैं और उसकी पीस ऑफ द पाई भी ले लेते हैं। Hmm. Right. Point being, there's no running away from it. It's there, whether you deal with it or not. The risk. Yeah. बाकी सारों ने चुप ही रहना, कोई पूछ लो यार, ठीक कोई है हेल्प। अब जो तो आई चिप इन सो आप सारी चीज का खुलासा ये है, इफ यू आर एडिंग वैल्यू टू समबडी, फिर सेविंग इंक्रीजिंग द टॉप लाइन, तो आपको पे कर सकता है बंदा, इट्स अप टू यू कि आपने लेफ्ट पे रहना है या राइट पे रहना है, राइट? सो हाँ, लुब्बे डिपेंड ऑन लुबाब योर ये है एपेटाइट। कि या तो अपनी वैल्यू बढ़ा लें, यानी जो जो पीस ऑफ द पाई है वही बढ़ा लें, और या जो पाई थी उसका बड़ा हिस्सा लेने की कोशिश करें, और बड़ा हिस्सा लेने के लिए आपको ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। यू मे नॉट फील इट, यू मे हैव मिटिगेटेड इट, बट इट इज़ अ बिगर रिस्क, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन दोज एंगेजमेंट मॉडल्स जो कि टिपिकली सर्विसेज के होते हैं। दैट्स द वन लाइनर ऑन दैट, आई थिंक। All right, let's go for Juma. Thank you. Thank you. Thank you, Allah Mubin. Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz, thank you.